गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट 22। ठीक है, हमने एक सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं। 22 एडजस्टमेंट से इस 22 चैप्टर के अंदर इसमें से हमने 8 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट है। ठीक है, अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो 9th हमारा एडजस्टमेंट है, लोन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन जानेंगे। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में लोन क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो जनरली लोन हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होता है। हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द अमाउंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सम पर्सन और फ्रॉम द बैंक। पैसा या तो किसी मनी लेंडर से उधार लेना या बैंक से उधार लेना लोन कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आता है। क्लियर है। इसके बाद ये बोल रहा है लोन इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन एक्सपेंस। लोन एक तरह से हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें चुकानी होती है। ठीक है, फर्म को लोन अगर लिया है किसी मनी लेंडर से या फिर बैंक से तो वो चुकाना पड़ेगा, और जब तक नहीं चुकाएंगे तो उस पर पर्टिकुलर रेट से कुछ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा और वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। क्लियर। इफ अप टू डेट इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड ऑन द लोन द अनपेड इंटरेस्ट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड एंड विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम टाइम पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ इंटरेस्ट बाकी छोड़ दिया या कुछ बाकी बच गया तो फिर वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्लियर। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द आइटम ऑफ लोन अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसी तरीके से अगर ये डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में शो होता है लोन आइटम, देन इट विल मीन दैट द अमाउंट हैज बीन लेंड टू आउटसाइडर। इसका मतलब ये होता है कि फिर हमने आउटसाइडर को लोन दिया है। अगर क्रेडिट साइड है तो हमने लोन लिया है, ये हमारी लायबिलिटी है। अगर डेबिट साइड है तो हमने लोन दिया है और हमें उनसे लोन वापस रिकवर करना है और उसके बदले में इंटरेस्ट आएगा। इट विल बी एन एसेट। अगर डेबिट साइड आ रहा है तो वो एसेट्स हो गया हमारा, हमने पैसे दे रखे हैं, लेंगे। इट विल बी एन एसेट इन दिस केस एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन इनकम फ्रॉम द फर्म, और ये फर्म की इनकम होती है। ट्रीटमेंट कैसे होता है फाइनल अकाउंट के अंदर ये देखते हैं। Assuming that the loan appears on the credit side of the trial balance, interest on it will be an expense, hence it will be recorded on the debit side of the P&L। देखो अगर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड गिवन है, किसके? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड गिवन है लोन, तो ये हमने लोन लिया है और इसके बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमें तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो हमने पढ़ रखा है P&L के डेबिट साइड आता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी एडेड टू द लोन अकाउंट। और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना बाकी है हमें या कुछ एक्सपेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है हमारा, अगर ये चढ़ा हुआ है यानी कि हमने पे नहीं किया है, पुराना बाकी है, तो वो भी उसी में ऐड कर लेंगे। और बैलेंस शीट में किधर आ जाएगा ये बैलेंस शीट में आएगा हमारे लायबिलिटीज साइड। क्लियर। ये बैलेंस शीट में किधर आएगा हमारे लायबिलिटीज साइड। अब देखो कैसे करते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक, लोन कितना है? बैंक से लिया है 5 लाख का। कितना परसेंट पे? 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू फॉर द होल ईयर। पूरे साल का इंटरेस्ट बाकी है, पूरे साल का इंटरेस्ट बाकी, तो 5 का 12% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 60,000। कितना आएगा? 60,000। क्लियर। 60,000 रुपीज हमारे पास आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये 60,000 बाकी है, तो एंट्री क्या होगी सर? अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन चुका देते, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हम करते हैं डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है।
लोन पे इंटरेस्ट देना। टू, कैश के जरिए चुकाते तो कैश, या बैंक के जरिए चुकाते तो बैंक अकाउंट कर लेते, ठीक है। लेकिन हमने इन दोनों के जरिए ही नहीं चुकाकर हमने क्या कर रखा है, पूरे साल इसको बाकी रख रखा है, पूरे साल ये बाकी रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या लिख लेंगे 60,000 और यहाँ भी लिख लेंगे 60,000। क्लियर है, समझ आ गया। अब ये जो कह रहा है कि P&L में किधर लिखोगे, तो ध्यान से देखो, ये P&L अकाउंट है, ये P&L का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्लियर, एक तो है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम किधर क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी साइड में आएगा लोन, कितना है 5 लाख का, और इंटरेस्ट बाकी है तो वो भी प्लस कर लेंगे। कौन सा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बाकी है 60,000, तो ये हमारा लोन बढ़ के अब कितने का हो गया, 5,60,000 का, क्योंकि हमें ये 60,000 इंटरेस्ट के पे करने हैं। समझ आ गया, इस तरीके से एंट्री होती है और इस तरीके से P&L और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे ये पूरे 9 एडजस्टमेंट डिस्कस होंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट एज एट दैट, और बैलेंस शीट भी हमें बता रखी है। क्लियर, परचेज सेल्स गिवन है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब बताओ सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज। क्लियर, हमने कैरीज लिखा हुआ है, वेजेस, सैलरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, सारे आइटम लिखे हुए हैं। एडजस्टमेंट्स लिखा हुआ है, स्टॉक एंड में 60,000 का बचा, डेप्रिसिएट होगा, फिक्स एसेट्स 10% डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स एसेट्स में। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव ₹400, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, अलाउ 8% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम देखते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा। हमें पता है ट्रेडिंग और P&L का फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक की साइड लिख लेंगे 36,000, क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे के ऐसे ही उठाकर हमने ओपनिंग स्टॉक को सेम टू सेम डेबिट साइड लिख दिया, डेबिट साइड अमाउंट गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर हमने लिखा 2 परचेजेस 2,75,000, लेस कर दिया रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न कितना आया 266। फिर उसके बाद हमने लिखा कैरिज एंड वेजेस एंड सैलरी, और मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें, अगर क्वेश्चन में वेजेस गिवन है तो ये ट्रेडिंग में आएगा, सैलरीज गिवन है तो ये P&L अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर सर वेजेस एंड सैलरीज दोनों गिवन हो तो फिर कंफ्यूजन रहता है, तो ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सर सैलरीज पहले आ जाए, यानी सैलरी का नाम पहले आ जाए, तो सैलरी एंड वेजेस हो जाए, तो फिर भी ट्रेडिंग में आएगा नहीं, फिर ये P&L अकाउंट में आएगा, ये रूल है। क्लियर, अब इसके बाद हमने क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड देखी ट्रेडिंग की, सेल्स लिखा, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड को लेस कर दिया और 5,05,000 आ गया। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में है, हमेशा याद रखना जो एडजस्टमेंट में वो 2 बार आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहाँ आ गया, अब ये बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 60,000, हमने टोटल किया 5,65,000 तो डेबिट का और 5,65,000 क्रेडिट का आ गया। डेबिट का कम हो रहा था, क्रेडिट का ज़्यादा था, तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा नेट प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, सॉरी नेट प्रॉफिट P&L में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,92,000। देख लो वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी हम लिख सकते हैं। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट फॉरवर्ड होकर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे P&L अकाउंट में। क्लियर, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड क्यों आएगा, क्रेडिट साइड क्योंकि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होने की वजह से ही तो निकला है, इसलिए हमने इसको डेबिट में लिखा है, तो ये क्रेडिट साइड का ही। क्लियर, इनकम है हमारी तो ये इनकम साइड में हम उसे डाल देंगे। प्रॉफिट है इनकम साइड में आएगा तो हमने इसको क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब
ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें से ढूंढ लो, ट्रायल बैलेंस में से कौन कौन से ट्रेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 1500 जो टॉपिक अभी जस्ट डिस्कस किया है, क्लियर, वो भी हमने डेबिट में लिख दिया। फिक्स एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन था, 3 लाख की फिक्स एसेट्स थी, 10% 30,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लिख दिया, कैपिटल का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इधर इनकम साइड आ जाओ, कमीशन गिवन है 1000 जिसमें से 400 कमीशन एक्रूड था, कमीशन हमने अर्न तो कर लिया, यानी कि काम तो हो गया कमीशन अर्न करने जैसा, लेकिन हमें मिला नहीं, तो ये एक्रूड कमीशन होता है। ऐसे कैसे रेंट 13,000 था, हमने रिसीव कर रखा है 1000 एडवांस, यानी कि अगले साल का होगा, तो हमें अगले साल से मतलब ही नहीं है, तो वो लेस कर देंगे। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ये भी हमारी फर्म की इनकम थी, तो ये भी इनकम 900 हमने इसमें लिख ली, ठीक। टोटल हुआ 2,06,300, इधर भी टोटल किया तो 1,43,900 कम पड़ रहा था, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर्स, क्लियर। अब आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, देख लो सारे आइटम इसमें ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, कुछ आइटम क्वेश्चन 1 में हो गए थे, कुछ बचे हुए आइटम इसमें हो गए। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले एसेट साइड देखेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स के ऊपर ही ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद BR है 3,300, फिर डेटर्स है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, फिर एक्रूड कमीशन है, जो हमें अर्न करना है वो हमारी एसेट्स, हमने काम तो कर दिया लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। फिर फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस करके एक्चुअल फिक्स एसेट्स की अमाउंट 2,70,000 हम लिख देंगे, क्लियर। ये तो हुआ हमारा टोटल एसेट्स का 4,83,300। अब आता है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितना 20,000, फिर उसके बाद बिल्स पेबल 2,200, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 62,100, फिर रेंट जो हमने रिसीव किया है एडवांस में वो हमारी लाइबिलिटी होती है, जितने भी एडवांसेस होते हैं उसको लिख लिया। कैपिटल हमारी कितनी थी 250, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दोनों लेस हो जाएंगे। टोटल इसका लाइबिलिटी का और एसेट्स का ऑटोमेटिक मैच होगा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर नहीं लगेगा, ठीक है। यही इसके सही होने का प्रूफ है कि ये ऑटोमेटिक आंसर इसका आ जाता है, क्लियर, ऑटोमेटिक ये सही हो जाता है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का एडजस्टमेंट्स है। 10th नंबर के एडजस्टमेंट्स को हम देख रहे हैं कि वो कौन सा एडजस्टमेंट है, जाना पहचाना सा है। 9 चैप्टर में जनरल एंट्रीज में हमने पढ़ा था, जब भी थोड़ा सा तारुफ थोड़ा सा मुलाकात हुई थी उससे, अभी फिर होगी, और उसका नाम है बेड डेब्ट्स, ठीक है। क्या नाम है? बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स होते क्या है? हमने हमेशा बेड डेब्ट्स को हमारा लॉस माना है। क्यों माना है? रीजन देखते हैं। पर्सन्स बेड डेब्ट्स होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, बेड डेब्ट्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर। सबसे पहले तो ये जानो कि जिनको भी आप उधार माल देते हो ना, वो आपके डेटर्स होते हैं, यानी कि आपको उनसे पैसे लेने हैं क्योंकि आपने उधार में माल उनको बेचा है। समटाइम ड्यू टू डिसऑनेस्टी, कभी कभी उनके अंदर क्या हो जाती है? बेईमानी आ जाती है, डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है वो डेटर, तो पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है। या तो वो बेईमान हो गया, हमारे पैसे खा गया, या फिर मर गया, और प्रूफ वो खुद दे नहीं सकता, हमारे पास है तो सही लेकिन वो खुद है नहीं मौजूद, मर चुका है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो पूरा पैसा रिकवर्ड हमारा नहीं हुआ। व्हेन इट बिकम्स सर्टेन दैट अ सर्टेन अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड, इट इज नोन एज बेड डेब्ट्स। और जब ये पैसा हमारे पास रिकवर्ड नहीं होता है, यही हमारा बेड डेब्ट्स कहलाता है, क्लियर। ये हमारा क्या कहलाता है? बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट is undoubtedly a loss to the firm and is therefore written on the debit side of the P&L account. बेड डेब्ट्स बिना कुछ शक शुबा के अनडाउटेडली ये हमारा लॉस होता है फर्म का, और हमेशा लॉस P&L के किधर आता है? डेबिट साइड। अगर बेड डेब्ट्स को एडजस्टमेंट्स में दे रखा है तो ये एक और जगह शो होगा। कहाँ शो होगा? ये एसेट साइड डेटर्स में से
लेस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एसेट साइड में डेटर्स में से ये लेस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर गिवन है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बेड डेब्ट्स गिवन है, ठीक है। कितना है बेड डेब्ट्स, 8000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स गिवन है, कितना है, 2 लाख, यानी हमने 2 लाख का माल उधार दिया था, जिसमें से 8000 का हमारा बेड डेब्ट्स हो चुका है, ठीक है। और इसका हम कर भी चुके हैं एडजस्टमेंट्स। अब आगे जाकर हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्दर बेड डेब्ट्स भी होंगे। फर्दर बेड डेब्ट्स कितने होंगे सर, फर्दर बेड डेब्ट्स होंगे 10,000, ठीक है। एंट्री कैसे करोगे सर आप, ये जब होंगे तो एंट्री कैसे करोगे, तो हमें सिंपली पता है कि बेड डेब्ट्स हमारा क्या रहता है, लॉस रहता है, और लॉस हमेशा सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और हर एक ट्रांजैक्शंस के अंदर 2 आइटम इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो जब बेड डेब्ट्स डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि सन्ड्री डेटर्स हमारा क्रेडिट होगा, और रीज़न भी जान लेंगे इसका क्यों होगा, क्योंकि हमें 2 लाख लेने थे, डेटर्स डेबिट नेचर का होता है, ये पैसे कम आएंगे हमारे पास तो डेटर कम हो जाएंगे। डेबिट नेचर वाले आइटम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जनरल एंट्री होगी। अब फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा, बेड डेब्ट्स 10,000 गिवन, द एडजस्टमेंट विल बी एडेड टू द बेड डेब्ट्स ऑफ 8,000, यानी 8,000 पहले का बेड डेब्ट्स और फर्दर बेड डेब्ट्स ये वाला जो अभी हुआ है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करते ही हमारे टोटल बेड डेब्ट्स कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, P&L अकाउंट के अंदर। और बैलेंस शीट में इस 2 लाख में से इसको लेस नहीं करेंगे, सिर्फ इसको लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। बाहर जो आइटम होता है ये 2 बार आता है, एक बार तो ट्रेडिंग का हो तो ट्रेडिंग में, P&L का हो तो P&L में, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद बेड डेब्ट्स हमें समझ आ चुका है, ठीक है। बेड डेब्ट्स के बाद हमारे पास आएगा प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमें शक होगा कि हमारा पैसा डूब सकता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोविजंस मेंटेन करके चलते हैं, ठीक। अब प्रोविजंस होते क्या हैं सर, ये बता दो। तो ध्यान से देखो प्रोविजंस क्या होते हैं। इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट of actual bed debts from the debtors, the list of debtors at the end of the year may include some debts which are either bad or doubtful। हमने जब ये लेस कर दिया, फिर भी हमें कुछ ऐसा डाउट है कि कुछ और बेड डेब्ट्स हो सकते हैं। एज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर, बेड डेब्ट्स वुड बी नोन ओनली इन द नेक्स्ट ईयर when the amount is realized from debtor. A provision is created to cover any possible loss on the account of bad debts like to occur in future। फ्यूचर में अगर कोई बेड डेब्ट्स होता है तो हम एक तरीके से प्रोविजन बना लेते हैं, ये रिजर्व की तरह होता है, ठीक है। लेकिन रिजर्व बनाने का मकसद कुछ और होता है, प्रोविजन बनाने का मकसद कुछ और होता है। रिजर्व बनाने का रीज़न होता है कि अगर कुछ काम नहीं आए तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। प्रोविजन बनाने का रीज़न होता है, मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो जाए, कुछ बेड डेब्ट्स हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए। इसमें प्रॉफिट इंक्रीज करने का कोई मकसद नहीं होता है। सच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड अ फिक्स परसेंट ऑन द डेटर्स एवरी ईयर। हर साल इसको बनाते हैं और इसी को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। तो टर्म प्रोविजन शुड बी यूज इंस्टीड ऑफ रिजर्व। रिजर्व यूज मत करना प्रोविजन को। क्यों? क्योंकि एम हमारा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। द एम इज नॉट टू स्टैंड इन द फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे रिजर्व तो हम इसलिए करते थे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो रिजर्व बच जाते तो। इसका एम है सिर्फ फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है कि कुछ लॉस हो सकता है तो उन लॉस को रिकवर करने के लिए। क्लियर, समझ आ गया? सर ट्रीटमेंट बताओ आप तो कि इसका ट्रीटमेंट होगा कैसे। तो ध्यान से देखें इसका ट्रीटमेंट होगा कैसे। इसका ट्रीटमेंट होगा द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन वन हैंड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट and on the other hand it is deducted from the sundry debtors on the asset side so that debtors may appear in their realizable value in the
बैलेंस शीट। एक बार तो ये P&L के डेबिट साइड आएगा क्योंकि ये हमने पैसे निकाल के रख दिए, यानी कि एक्सपेंसेस है, फ्यूचर में हमारे लॉस को रिकवर करने के लिए रख रखा है। और एक तरफ ये हमारे जो एसेट्स यानी कि डेटर्स होगा उसमें से लेस हो जाएगा। क्लियर? तो देखो 11th नंबर का हमारा ये एडजस्टमेंट है। हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन है 60,000 और साफ साफ के रखा है कि 5% बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो सकते हैं, तो आप प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड लिख देते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना सर? 60,000 का 5%, तो 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 हमने प्रोविजन बना लिया। अब कोई पूछे सर इसकी एंट्री कैसे होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, ये देखो ना, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 3,000। क्लियर? अच्छा, एक तो यह हो गई। सर आपने बताया था जब भी एडजस्टमेंट्स में कोई आइटम होते हैं तो वो 2 बार आते हैं, तो दूसरी जगह कहाँ पर आएंगे? दूसरी जगह हमेशा बैलेंस शीट में आते हैं। ये तो हमें शुरू से पता चल गया। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम? डेटर्स में से, या डेटर्स होगा कितना? 60,000, इसको लेस कर देंगे यहाँ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 3,000। कितना होगा यहाँ पर? 57। क्लियर? समझ आ गया? In the above illustration, the provision of 3,000 credited in 2000 will be carried forward to the next year and will be shown on the credit side of the trial balance of the year 2018. This provision of 3,000 is termed as new provision. ये जो 3,000 है ये न्यू वाला प्रोविजन, ठीक है। In the year 2000 same provision 3,000 will be termed as old provision. In the 2018, ठीक है, 2018 के अंदर ये ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा। जब अगले साल जाएगा ये तो ओल्ड हो जाएगा, अभी करंट में बनाया तो न्यू है, तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है हमें। In 2018, when the bad debts actually occur, the bad debts will be made from this old provision. At the end 2018, a fresh provision is made again on the amount of debtor at a fixed percent. अब कोई प्रोविजन होता है तो ओल्ड में से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, कुछ भी बैड डेब्ट्स होता है तो ओल्ड में से उसको एडजस्ट कर लेंगे और फिर वापस अगले साल वापस से नया प्रोविजन बना लेंगे। The amount of bad debt is added to the amount of new provision on the debit side of the profit and loss account. The amount of old provision will be deducted from the total of 2. The amount of old will be given on the credit side of the trial balance. In other words, the amount of provision given on the credit side of the trial will be treated as the old provision. इसका मतलब इतना सा है कि जब भी कोई न्यू प्रोविजन बनाएंगे और बैड डेब्ट्स होगा तो उसे ऐड करके ओल्ड को लेस करके एक्चुअल हम बैड डेब्ट्स बता देंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और छोटा सा कंफ्यूजन हमें गलत करवा देता है क्वेश्चन। कौन सा कंफ्यूजन? देखना ध्यान से। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक तो बना हुआ है बैड डेब्ट्स अकाउंट, कितना है? 800। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो कितना है? 800। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकंड नंबर बने हुए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1/4/2016, यानी ये हमारे पास क्या है? ओल्ड प्रोविजन है। 1 तारीख को ये प्रोविजन आ गया हमारे पास, ये पुराना वाला ही तो शिफ्ट होकर आया होगा, ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि डेटर्स जो है ना हमारे पास, जो हमारी एसेट्स होती है वो 80,000 है, हमें लोगों से 80,000 पैसा रिकवर करना है। फिर ये यूँ कह रहा है कि करंट ईयर में फिर वापस से प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब करा क्या जाए, किस तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज होगी, किस तरीके से
हमारे पास कैलकुलेशन हो, तो बहुत सिंपल देख लो, ये जो बेड डेप्थ है पुराना वाला 800 और ये जो हम बनाएंगे 5% डेटर्स पे कितना बनेगा, 80,000 का 5% कितना होता है 4,000, तो ये 800 प्लस 4,000 ये टोटल कितना हो गया 48। इसमें से इस पुराने वाले को लेस कर देंगे जिसको कहते हैं ओल्ड प्रोविजन, तो हमारे पास 23 बचेगा और ये 23 हमारे पास P&L के डेबिट साइड में शो हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एक्सपेंस है। समझ में आ गया? पुराना बेड डेप्स 800, न्यू जो बेड डेप्स हो सकता है उसके लिए प्रोविजन बना रहे, इनको प्लस कर लो, इसमें से लेस कर दो जो पिछला है, पिछले साल का है, अपन को करंट करंट से मतलब है। तो जो भी अमाउंट आया ये हमारी बैलेंस शीट ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? अब कोई कहे कि सर जर्नल एंट्री बनाओ, तो जर्नल एंट्री सिंपल है कि बेड डेप्स ट्रांसफर टू ओल्ड प्रोविजन और नेट अमाउंट चार्ज फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन। तो सिंपल सी बात है, हम बेड डेप्स अकाउंट भी बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना सकते हैं, P&L भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में आता क्या है, ये देखो, ये डेबिट ये क्रेडिट। P&L अकाउंट में हमने लिखा है यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमें लिखना है। ठीक है, यही तो कैलकुलेट करना है हमें, यही तो बताना है कि कितना हमारा डेब्ट्स हो रहे हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा बेड डेप्स कितना था 800, फिर हमने प्लस कर लिया क्या, न्यू प्रोविजन कितना 4,000। 4,000 कैसे आया, 80,000 का 5%। ठीक है, टोटल हमारे पास हो गया ये 48। अब 48 के बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को। कितना था ओल्ड प्रोविजन सर 2500, तो अब जो हमारे पास बचा ना 2300, वही हमारा क्या है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है। ठीक है, ये जो हमें इसमें कैलकुलेट करना था। अब ये जो कह रहा है कि सर बैलेंस शीट बना दो, ये बैलेंस शीट बन गई। एसेट्स ये लाइबिलिटी, एसेट्स के अंदर होता है डेटर्स। 80,000, इस 80,000 में से माइनस कर देंगे जो न्यू प्रोविजन है उसको। ठीक है, न्यू प्रोविजन को ही क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वही तो है एडजस्टमेंट में, इनको तो हमेशा मानते हैं, इनका तो काम हो चुका है क्योंकि तो अंदर लिखे हुए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे हुए, जो बाहर है उनका ही तो होगा। अब हम बेड डेप्स अकाउंट बनाना चाहें तो बेड डेप्स अकाउंट में हम लिख सकते हैं, बेड डेप्स अकाउंट में हम लिख सकते हैं टू बैलेंस BD। ये देखो, ये बेड डेप्स अकाउंट बना है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इसका कितना है, टू बैलेंस BD कितना है 800, और बाय प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि हमने ये बनाया था ना, एंट्री करी थी ना कि प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि बेड डेब्ट्स ट्रांसफर हो गया पूरा किसमें, ऑल प्रोविजंस के अंदर। क्लियर? तो ये इस तरीके से एंट्री, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ऑल प्रोविजन तो इधर आता है और न्यू प्रोविजन नीचे आता है, इधर बेड डेप्ट आता है, इधर P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से हम कर लेते हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ये जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ये तुम्हें मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन होगा उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये बेड डेप्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट का जो लेजर होगा ये आगे क्वेश्चंस में आएगा, तब हम समझेंगे। अभी हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे पास बेड डेप्ट गिवन है, डेटर्स गिवन है, पुराना वाला प्रोविजन गिवन है यानी कि ओल्ड वाला गिवन है। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है ये ओल्ड ही है। फिर इसने कहा नया बनाओ, तो नया कैसे बनाएंगे, डेटर्स कितना 80,000 का 5% निकाल लो 4,000 आ जाएगा। तो क्या करो, पुरानी बेड डेप्ट में नए प्रोविजन को जोड़ लो, यानी कि वही करंट की बात, और ओल्ड प्रोविजन यानी कि इस साल का तो है नहीं है, तो ओल्ड प्रोविजन को लेस कर दो 23 आ जाएगा। अब ये यूँ कहता है हमसे कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा डेटर्स होता है, डेटर्स में से हम क्या करते हैं लेस कर देते हैं न्यू प्रोविजन को, तो हमारे पास एक्चुअल डेटर्स आ जाता है, यानी कि इस साल 80,000 की जगह हमारे पास कितने रिसीव होंगे 76,000। यहाँ तक हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एडजस्टमेंट होगा ये बेड डेप्ट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट, ये दोनों अकाउंट भी आपको
नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। जब तक आप लोगों को ये 11 नंबर तक 11 एडजस्टमेंट जो हमारे कंप्लीट हुए हैं यहाँ तक, इन सारे एडजस्टमेंट्स को देखना है, इन सारे एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट्स होंगे हमारी ऑफलाइन क्लास लगेगी, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे, जो फिजिकल क्लास होगी हमारी वहाँ आएंगे, वहाँ तुम्हें ये सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक और अच्छे से पढ़ लो।